सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये सभी बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं, फिर क्लास को आज की को हम स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने देखिए किसको लेकर डिस्कशन किया था, तो आप कहेंगे सर लास्ट टाइम हमने मेटल्स कंप्लीट की थी और एक प्रॉमिस किया था कि कल हम मेटल्स के क्वेश्चन लगा रहे होंगे और उसी प्रॉमिस के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। सबसे पहले बताएंगे कि साउंड वगैरह सारी चीजें अगर क्लियर है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद है आप चीजों को रिवाइज करके आए होंगे। 10-12 हमारे पास क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे और वो सभी क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए केवल और केवल मेटल्स को लेकर। और ये वो सभी क्वेश्चन है, देखिए और तो इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मेटल है, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, इजी इजी मेटल्स आपसे पूछ लिए, है ना। कौन से ब्लॉक में आती है, ये बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो हार्ड बनते हैं उनको लेकर और जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना। और मैं इतना आपसे भरोसा दिला सकता हूं कि थ्योरी तो छोड़िए, आप अगर क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तब भी आपका भला हो जाएगा, लेकिन कुछ थ्योरी भी कीजिए। थ्योरी से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हिमांशु है, निकिता है, प्रांजलि, सोनाली, अतुल, रविंद्र, हर्षित, चलिए फटाफट आ जाइए मेरे भाई सभी फटाफट से और बताएंगे। एक बार आप सभी तैयार है आज की क्लास को लेकर? अगर तैयार है तो फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे आज की क्लास की और एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी, हम क्लास के लिए स्टार्ट हैं और चीजों को लेकर रिवीजन करके आए हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हैं और जितनी भी आपको चीजें पता है ना क्वेश्चन को लेकर, उसके भी आंसर आप मुझे साथ के साथ करते हुए चलेंगे ताकि हम कुछ ही चीजों में सारी चीजों को रिवाइज कर लें, कुछ ही क्वेश्चन में सारी मेटल्स को हम रिवाइज कर लें, हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिएगा। रवीना, अरमान, सभी भाई और बहन मेरे आ चुके हैं। स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए थे। देखिए, शीतल जल यानी ठंडा जल, है ना, ठंडा जल था एक, ठंडा जल, क्लियर है। एक था गर्म जल, एक कौन सा था? गर्म जल था, ठीक है ना। और एक था हमारे पास भाप, कौन सा था? भाप था, ठीक। इसके अलावा जो क्रिया नहीं करती थी, किसके साथ? जल के साथ। मुझे बताइएगा कौन कौन सी धातुएं हैं, क्या क्या आपको ऑप्शन यहां पर दिख सकते हैं, मुझे एक बार बता दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन आपको दिख सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ऐसी हैं। अच्छा विष्णु मेरे भाई, थैंक यू, है ना। देखिए, अगर मैं बात करूं ठंडे जल को लेकर तो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम ऐसी हैं जो कि ठंडे या फिर शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम कैसी हैं? जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, सिंपल है। गर्म जल के साथ हमारे पास एक धातु है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हमारे पास किसके साथ? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वही हम बात करें किसको लेकर? जिंक को लेकर। जिंक भाप के साथ अभिक्रिया कर रही थी और जैसे हमारे पास अभिक्रिया नहीं कर रहे थे वो हमारे पास प्लेटिनम था, प्लेटिनम, इसके अलावा AuAg, है ना। ये कुछ हमारे पास ऐसी धातुएं थी जो कि अभिक्रिया ही नहीं कर रही थी। अरे हाँ या ना, आपने बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आपने, सर अगर हम आंसर की ओर बढ़ेंगे तो बहुत सिंपल आंसर है। हमारे पास पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो कि हमारे पास किससे अभिक्रिया करती है? आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, जो कि हमारे पास अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ। अगर यहां पर पोटेशियम ऑप्शन में ना होता तो 100% आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा होता? सोडियम मिल रहा होता, हाँ या ना। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर कोई धातु, है ना, अगर कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगी यानी H2O से अभिक्रिया कर रही है तो वो क्या बनाएगी? यहां पर क्या आएगा ऐसा जो, और कौन सी गैस निकलेगी? गैस मुझे बताइएगा, ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। गैस कौन सी निकलेगी और क्या बनाएगी? अगर कोई भी धातु, है ना, अगर कोई भी धातु हमारी जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु के ऑक्साइड बनाएगी, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी? आप कहेंगे अगर कोई भी धातु हमारी जल से अभिक्रिया कर रही है तो वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। धातु के क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड बनाएगी। और धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये यहां से कौन सी गैस निकालेगी? कौन सी गैस निकालेगी? वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये भी आपको याद रखनी थी चीज। मैंने आपको कैसे बताया था हाइड्रोजन गैस? आपने, सर हमने ऐसे पढ़ा था कि H2O जो है उसमें H2 आ रहा है, हम उस हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, है ना। बहुत बढ़िया। तो आप एक सिंपल सी चीज याद रखेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे धातु हाइड्रोक्साइड को मैं यहां पर ले लूं, जैसे मैंने एक अभिक्रिया ली किसकी? सोडियम की जल के साथ, तो यहां पर कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वही मैं के को ले लूं, के की अगर मैं H2O से अभिक्रिया करा दूं तो आप कहेंगे सर KOH बनेगा, KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए इसको लेकर, आपकी जल की अभिक्रिया को लेकर अब हमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, लवण और क्लोरीन गैस निकलती है। अच्छा जी, लवण और अल्कलाई है ना, अल्कलाई है, गलत लिख गया है। लवण और हाइड्रोजन निकलती है, लवण और पानी निकलता है। बताइए क्या निकलेगा। धातु जब अम्ल से क्रिया करती है, अच्छा मैं धातु ले लेता हूं कोई भी, मैंने ये ले ली धातु, मेरे पास ये है धातु, कौन सी धातु लूं बताइए आप, कौन सी धातु ली जाए। मैंने ले लिया Na धातु ले ली है ना, और मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी HCl से, HCl से मैंने अब इसकी अभिक्रिया करा दी। तो आप कहेंगे सर हमारे पास पता क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा NaCl बनेगा, और यहीं से एक गैस निकलेगी जिसका नाम है H2 गैस निकलेगी। इसे हम संतुलित करना चाहे तो हम यहां पर 2 लगा सकते हैं, और यहां पर भी 2 लगा सकते हैं, और यहां पर भी 2 लगा सकते हैं। ये हमारे पास संतुलित हो गई है ना, संतुलित रिएक्शन हो गई। तो इसका मतलब हमें यहां से कुछ चीजें पता चली, कौन कौन सी। आप कहेंगे सब, जब धातु जो है, जब धातु एक अम्ल से क्रिया करती है, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये वाला। अच्छा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी किसी अम्ल से कोई धातु जो है क्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी, ये है साल्ट, यानी ये क्या है, ये है लवण है ना, लवण है। इसी को कहते हैं टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कहा जाता है इसे, क्योंकि हम इसका यूज खाने में करते हैं, अपनी टेबल पर खाने में करते हैं, इसलिए इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। इसके अलावा गैस को लेकर बात करें तो गैस निकलती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सिंपल सा आंसर आपके पास हुआ कि हमारे पास क्या बनेगा, तो आपने लवण और हाइड्रोजन गैस, कहीं ऑप्शन में है तो आप कहीं देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बिल्कुल सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर है, हाँ या ना मुझे बता देंगे एक बार। हाँ जी, चीजें जो है वो क्लियर है, चीजें जो है वो हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक हमें नहीं आई है। अच्छा मुझे बताइएगा इस रिएक्शन का क्या बनेगा। के की अगर रिएक्शन में H2SO4 से करा रहा हूं तो इसमें हमारे पास क्या क्या बनेगा, फटाफट से इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए, मतलब इस रिएक्शन की फुल मुझे बता दीजिए क्या बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर पोटेशियम सल्फेट बनेगा, है ना, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। तो आप कहेंगे पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिंपल सी बात है, K2SO4 क्या है हमारे पास, एक हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट है K2SO4, और हमारे पास ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। ये हमारे पास क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारे पास पोटेशियम है। इसे संतुलित करने के लिए हमने 2 लगा दिया और हमारे पास ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई, है ना। तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा किसको लेकर, अम्लों को लेकर। तो अम्ल वाला क्लियर हुआ और जल वाला क्लियर हुआ। एक बार हमने 2 चीजों को लेकर रिवीजन कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। क्या इजी क्वेश्चन है ना, क्या इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना, क्या इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, अभी हमने डिस्कशन किया अगर कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकालेगी, सॉल्ट बनाएगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मुझे एक चीज बताओगे आप, अगर मैं कहने लगूं क्षारों से क्रिया करके क्या बनाएगी, अगर मैं यहां पर क्षार ले लूं तो क्षारों से क्रिया करके क्या बनेगा, बताइएगा। क्षारों से क्रिया करके क्या, कौन सी 2 चीज बनेंगी, अगर धातुएं क्षारों से क्रिया करेंगी तब कौन से हमारे पास कंपाउंड बनेंगे, कौन सी गैस निकलेगी। तो आप कहेंगे सर सेम है, अम्ल ले चाहे क्षार ले। हम ये कह सकते हैं कि अम्लों से जो है धातुएं तेजी से क्रिया करती हैं, वहीं क्षारों से जो है कम तेजी से क्रिया करती हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन चीज सेम बनेगी, चीज क्या सेम बनेगी, इसमें भी सॉल्ट बनेगा और इसमें भी हमारे पास क्या बनेगा, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गलती कहां पर होती है, गलती हमारी यहां पर होती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं जब ये गैस को लेकर पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं 99% बच्चे जो हैं, अगर कोई पढ़ के नहीं जा रहा है तो वो क्लोरीन गैस लगाएगा। क्यों, हमारे दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट है, वो है HCl का। HCl से हम अभिक्रिया करा देते हैं, कराते नहीं है, सोच लेते हैं, और बाद में आ रहा है क्लोरीन तो वो तुरंत से क्लोरीन लगा देते हैं आंसर। तो आपको इस चीज से बचना है, क्लोरीन नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी आपको सिंपल लग रहा हो क्योंकि अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आप मेटल्स पढ़ रहे हैं, मेटल्स में भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, इसीलिए इजी लग रहा होगा। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे तब आपको यहां पर कंफ्यूजन होगी। तो चीजों को बड़े गौर से समझिएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है।
अधातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, सॉरी धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक ऑक्साइड या फिर अधातु हाइड्रोक्साइड क्या बनाती है? देखिए एक चीज समझिएगा, मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, आप उससे ही समझ जाओगे। रिएक्शन क्या दी मैंने? मैंने Na ले लिया, मैंने Na ले लिया और मैंने इसकी O2 से अभिक्रिया करा दी। किससे? O2 से अभिक्रिया करा दी। यहां पर बना Na2O, Na2O बना, है ना। ये क्या है? ये है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। अच्छा, इसे मैं अगर संतुलित करना चाहूंगा तो मैं ऐसे संतुलित कर सकता हूं। मैं यहां पर लगा देता हूं 4 लगा देता हूं, यहां पर लगा देता हूं मैं 2, यहां पर क्या लगा देता हूं 2। ये होगी हमारी संतुलित। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। दो क्वेश्चन क्या बनेंगे? जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? तो आपकी सर ये बनाती है हमारे पास मतलब इसके ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। क्लियर हो? हाइड्रोक्साइड जब बनेगा जब धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया करेंगी। जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है ना। तो जल से अभिक्रिया करेंगे तब हाइड्रोक्साइड बनेगा। चीजों को समझिएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, धातु के ऑक्साइड बनेंगे। मैंने आपसे कहा धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, किस नेचर के होते हैं? तो आप कहेंगे सर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर में होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। सिंपल है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होगी। तो दो चीजें क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे और किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? यहां तक की चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? अगर मैं आंसर की ओर बढ़ूंगा तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा धात्विक ऑक्साइड होंगे और किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु डैश बनाती है। बताइए, ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड है शायद, है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। आप ये देख रहे होगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो जाता है ना। एग्जाम में बस यही घुमा फिरा कर पूछता है जो आपने पढ़ा है और आपने बेस्ट पढ़ा है, इसको लेकर कभी भी डाउट मत करना। तो अभी हमने डिस्कशन किया धातु के ऑक्साइड बनेंगे और धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? हमने बात की बेसिक नेचर में होते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय प्रकृति, बेसिक इन नेचर होंगे। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के समुच्चय का चयन कीजिए। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? उसके एक पेयर का आपको चयन करना है। मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास धातु हैं जो कि बहुत कम रिएक्शन करती हैं। बहुत कम रिएक्शन का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशन में ना तो जल से अभिक्रिया करती हैं ज्यादा, ना वो भाप से अभिक्रिया करती है, ना वो हमारी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। तभी उनका प्रयोग हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, हमें सोना और चांदी का पेयर ढूंढना है। प्लेटिनम भी हमारे पास उसमें आता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा होगा? आंसर बन रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। चांदी, सोना, प्लेटिनम क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और इसीलिए इनका प्रयोग हम ऐसी चीज बनाने में करते हैं जिन पर जंग ना लगे, है ना, जो खराब जल्दी से ना हो। जैसे घर में हम प्लेटिनम का यूज तो घर में करते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में हम प्लेटिनम का यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर? इसके अलावा हम बात करें सोना चांदी को लेकर, क्योंकि कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इनका प्रयोग ज्वेलरी वगैरह बनाने में कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं? देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, एक होता सोडियम और पोटेशियम किस में रखे जाते हैं, दूसरा बनता हमारे पास फॉस्फोरस किस में रखा जाता है ना। ये दो क्वेश्चन हमारे पास बड़े अच्छे बनते हैं, तो ये कंफ्यूज करने वाले हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। जो हवा से क्रिया कर लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन होती है, तो सीधी सी बात है जल में तो इन्हें रखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? H2O, ये क्या है? पीछे पीछे क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ऑक्सीजन अगर हमने इसे जल में रख दिया, वैसे ही अभिक्रियाशील है, तो जल में रख दिया तो और आग पकड़ लेंगे, तो इसका मतलब इन्हें जल में तो रख नहीं सकते। बचा क्या? केरोसिन का तेल। अगर आपसे पूछे सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो वो है केरोसिन का तेल। केरोसिन के तेल पे रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, वही हम बात कर ले इसके लास्ट वाला, आप याद रखेंगे डायरेक्टली, ये हमारे पास जल में रखे जाते हैं, वाटर में रखे जाते हैं। कौन से? फॉस्फोरस, वाटर। ठीक है, तो यहां से पूछा गया था हमसे सोडियम और पोटेशियम, आंसर होगा मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को ही कहते हैं केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल ही कहते हैं मिट्टी के तेल को। क्लियर है चीजें? आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है? ना तो ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ।
तो ये पूछना क्या चाह रहा है आपने, सर ये पूछना चाह रहा है कौन सी ऐसी धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है, वाष्प के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन सी होगी इनमें से। तो मुझे एक चीज आप बताओगे, अगर मैं सोडियम को लेकर बात करूं तो सोडियम तो हमारे पास ठंडे जल के साथ करती है, वही मैं बात करूं पोटेशियम भी ठंडे जल के साथ करती है। मैग्नीशियम को लेकर बात की हमने, ये गर्म जल के साथ करती है, किसके साथ, गर्म जल के साथ। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचा, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग था तो आप काटना अगर ऑप्शन को सीख गए तो आप आंसर आसानी से आंसर निकाल सकते थे, वो होगा जिंक। जिंक किसके साथ करती है ये भी तो पूछ सकता है, तो जिंक जो है भाप के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करने का काम करती है जिंक। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है चीजें, आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन बचे होंगे तो जरूर देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, शीतल जल के साथ, शीतल जल के साथ अभिक्रिया कौन सी नहीं करेगी बताइएगा। तो इसमें से भी आप ऑप्शन छांटना सीखो। ऑप्शन छांटना कैसे सीखो, देखिएगा सोडियम और पोटेशियम को मैं हटा सकता हूं क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये तो ठंडे जल के साथ करेंगे ही करेंगे। बचा हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमें दो चीजें पता है, जिंक करती है भाप के साथ और मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ। भाप गर्म जल, भाप के साथ जिंक और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ। हमसे पूछा गया था शीतल जल के साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो अगर मुझे यह पता है कि मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ करती है तो सीधी सी बात है शीतल जल के साथ नहीं कर रही होगी। अरे हाँ या ना, आपने बिल्कुल ठीक बात है, ये शीतल जल के साथ नहीं करेगी, यानी कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगी, हॉट वाटर के साथ करती है क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या बहुत ज्यादा हॉट है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा मैग्नीशियम हॉट होगी या फिर कोल्ड होगी, बताइएगा। चलिए आप मुझे बताइएगा मैग्नीशियम हॉट होगी या कोल्ड होगी इसकी प्रकृति को लेकर। आप कहेंगे सर मैग्नीशियम जो है ना वो कोल्ड है। कोल्ड क्यों है, ठंडा क्यों है, ठंडा इसलिए है क्योंकि नेचर होता है आकर्षित करने का, कैसा नेचर होता है, विपरीत होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित करते हैं, है ना। अच्छा, काला गोरी की ओर आकर्षित होता है, जब ये हॉट की ओर आकर्षित हो रहा था कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठीक है ना। ये कैसा होगा, ये कोल्ड होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अच्छा एक ऑप्शन और निकला हमारे पास कि कैल्शियम किसके साथ करेगा, ये भी शीतल जल के साथ करेगा, है ना। इससे हमें ये चीज और पता चली। क्लियर है चीजें, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वो है हमारे पास धातुओं को वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। पीट कर पतली चादरों में, दो क्वेश्चन पूछेगा, पीट कर पतली चादरों में किस, पीट कर पतली, अरे भाई पतली चादरों में कैसे कन्वर्ट होगा। दूसरा बनता हमारे पास तार बनाने में, तार कैसे बनेंगे, तार कैसे बनेंगे बताइएगा। ठीक, तो देखिए एक चीज समझिएगा, अगर पीट कर कह रहा है यानी वो चादरों में कन्वर्ट कर रहा है ना, चादरों में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है ना। इस वर्ड को याद रखेंगे कि अगर वो चादरों में कन्वर्ट कर रहा है पीट पीट कर तो वो है आघात वर्धनीयता। अगर वो तार में बदल रहा है तो तार तन्यता, तार तन्यता, तार तन्यता। तो इसका मतलब अगर वो ये कह रहा है अगर किसी धातु को हम खींचकर तार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो धातु का कौन सा गुण है, तब आपका आंसर होगा वो है तन्यता। पीट पीट कर चादरों में कन्वर्ट कर रहे हैं ये गलत है चलिए, पीट पीट कर चादरों में कन्वर्ट कर रहे हैं वो है आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये है तन्यता, है ना, तन्यता है। और ऑप्शन हमसे था चादरों में कन्वर्ट करने का, तो चादरों में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका, वो है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता होता है। सिंपल है। देखिए यहां पर एक वर्ड आया श्यानता, श्यानता बताएगा क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, कोई बताएगा विस्कोसिटी का क्या अर्थ होता है। अगर मैं विस्कोसिटी को लेकर बात करूं, विस्कोसिटी का अर्थ होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन। क्या धातु में गाढ़ापन का गुण होगा, अरे हाँ या ना। आपने सर पहली बात तो गाढ़ापन और तरलता किस में होती है, लिक्विड में होती है, तो इसका मतलब इनमें तो गुण होगा नहीं। तो एक चीज याद रखेंगे, श्यानता का गुण जो है वो धातु में नहीं होता है। अगर हम धातु को पिघला दे वो बात अलग है, लेकिन धातु में श्यानता का गुण नहीं होगा। श्यानता जो होती है विस्कोसिटी होती है किसमें, लिक्विड में। विस्कोसिटी किसमें होती है, लिक्विड में होती है, ठीक है। तो श्यानता से बचेंगे आप। कभी कभी हम आंसर में अगर ये कहेगा तार में किस में कन्वर्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी से आंसर, कभी कभी देखिए एग्जाम में गलतियां होती हैं ये मानिएगा, उसे कहते हैं श्यानता।
लगा देंगे आप, नहीं, उसे कहते हैं तन्यता। श्यानता, तन्यता, है ना, दोनों ऐसे वर्ड हैं जो हमारी टंग पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं, इसलिए वो हमें परेशान भी कर सकते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, वो गुण क्या कहलाता है? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? धातु में, देखिए, धातु में जो है हमारे पास ध्वनिकता होती है ना, सोनोरस का गुण होता है, ठीक है। आपने, हाँ, ये गुण पाया जाता धातु में, यानी अगर हम धातुओं पर आघात करें तो वो टन 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 की आवाज देती है, बिल्कुल देती है, ये कहलाता है ध्वनिकता, है ना। एक आता है चमक, धातु में चमक होती है, जी बिल्कुल होती है धातु में चमक। अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक है? बताइए आंसर, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक है? आप कहेंगे सर कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें चमक है, जो विद्युत और किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो वो कौन है? ग्रेफाइट। किसका अपर रूप है? कार्बन का, अगर अधातु में पूछे तो। लेकिन हमसे धातु में लेकर बात करा तो चमक होती है, जी बिल्कुल होती है, तभी तो हम ज्वेलरी बनाते हैं, तभी तो हम घर के सामानों में यूज करते हैं, चमक है, तभी तो हमने खिड़की में जो सांकड़ लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? चमक है, अच्छा लगे देखने में, है ना। इसके अलावा आघात वर्धक चादरों में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, बर्फी के ऊपर जो बर्फ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसके अलावा हम अपने छत पर हमने टीन डाल दी है, वो धातु ही तो जो कन्वर्ट होगी इतनी पतली परत में। अरे हाँ या ना आपने, हाँ, तो ये सारे के सारे गुण पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम तार में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो वो तन्यता है ना। तार में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो तन्यता है। आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु का गुण नहीं है? अभी इसीलिए मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बार बार वही चीज बता रहा था, कौन सा धातु का गुण है, कौन सा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैंने एक चीज ली, कठोरता, मैंने कहा धातु में कठोरता होती है ना, होती है, बिल्कुल होती है। देखिए, धातु कठोर होती है, लेकिन हर एक धातु समान रूप से कठोर नहीं होती है। जैसे लोहे को आप ले लोगे, कॉपर को आप ले लोगे, ये ज्यादा कठोर धातु है, चांदी ज्यादा कठोर धातु है। वहीं सोडियम और पोटेशियम क्या है? कठोर तो है, लेकिन इनकी कठोरता समान नहीं है। तो अगर आपसे पूछने लगे सभी धातुएं समान रूप से कठोर होती हैं, जी नहीं, धातुएं कठोर होती है, ये बात ठीक है, लेकिन समान रूप से होती है, ये बात गलत है। क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कम कठोर है, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ज्यादा कठोर है ना। तो धातु में कठोरता होती है, लेकिन हर धातु में समान कठोरता नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें चमकदार, धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल ठीक बात, अभी तो बात की, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक है, वो है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपर रूप है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातुओं का एक अपवाद है ग्रेफाइट, जिसमें चमक भी होती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास कंडक्टर है। अच्छा, लचीलापन, अच्छा ऊष्मा की खराब चालकता, लचीलापन होता है धातुओं में? मुझे बताइएगा, लचीलापन होता है धातुओं में? सी और डी, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, इसे देखना, ऊष्मा की खराब चालकता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। देखिए, एक चीज समझिएगा, मैं अगर एक आपसे नॉर्मल सी चीज कहने लगूं, जो हमारे पास सोडियम है, कभी सोडियम आपने देखा नहीं है, वरना आप आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं करते, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में नहीं देखा। आप एक चीज देखिएगा, आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन निकालिए। आप सी पर क्यों रुक गए? बीच में सी आया, आप सी पर क्यों रुके? आपने लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा? मैंने आपसे कहा ऊष्मा की खराब चालकता होती है धातुएं, नहीं होती है, बैड कंडक्टर नहीं होती, गुड कंडक्टर होती, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। एक चीज समझिएगा, लचीलापन, इस लचीलेपन का अर्थ समझिएगा। जो हमारे पास सोडियम होता है ना, वो एक तरीके से, आपने केक देखा, केक, या फिर आप केक भी मत समझो, पनीर देखा, पनीर, इस टाइप का होता सोडियम। तो उसमें लचीलापन है कि नहीं? आपने, हाँ बिल्कुल है। जब लचीलापन है तो आंसर तो यही कट गया, धातु लचीली होती है, चाहे एक है हमारे पास, लेकिन है तो सही लचीली, है ना। तो एक चीज समझिएगा, आप यहां पर नहीं रुकना चाहिए था, आपको बेस्ट ऑप्शन समझना चाहिए था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे खुद से नहीं बनाए गए, तो एक चीज समझिएगा कि आप यहां पर रुकते आंसर, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा था, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो है वो सबसे बेस्ट था इस सभी में। ऑप्शन नंबर डी जो था सबसे बेस्ट था। हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर सी इसीलिए रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसीलिए रखा गया था क्योंकि हमें एक उत्सुकता होती पेपर को जल्दी करने की, और वही उत्सुकता गलत कराती है।
अगले की ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हुई। अब मुझे बताएंगे, जो हमने धातुओं को पढ़ा, मेटल्स को पढ़ा, पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। दूसरा मुझे बताएंगे, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हम नॉन मेटल्स को लेकर बात करेंगे, है ना। तो जैसे ही नॉन मेटल्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे यहां तक की चीजों को लेकर बताइए, अब तक कोई दिक्कत समस्या आपको आई है तो मुझे बताइए, वरना तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे नॉन मेटल्स। फटाफट से कमेंट कर देंगे। चलिए, हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाए होंगे और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। नॉन मेटल, अधातुएं, अधातुएं। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीजें पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। देखिए, अधातुएं, जो धातुओं के गुण थे, जस्ट उसके अपोजिट आ जाइए, जस्ट उसके अपोजिट आ जाइए। जैसे धातुओं में तन्यता का गुण था, अधातुओं में नहीं होगा, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। दूसरा, धातुओं में चमक थी, अधातुओं में चमक नहीं होगी। तीसरा, धातुएं आघात वर्धनीय थी, चादरों में कन्वर्ट हो रही थी, अधातुएं नहीं होंगी। धातु में सोनरस का गुण पाया जा रहा था, यानी ध्वनिक का गुण पाया जा रहा था, अधातु में गुण नहीं होगा। धातुएं गुड कंडक्टर थी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, अधातुएं नहीं होंगी। सारे के सारे गुण किसके हैं? अधातुओं के, जस्ट धातुओं के अपोजिट। अपवाद भी लिखेंगे, पहले यहां तक की चीजों को लिखिएगा। नो दिक्कत, नो समस्या, बहुत बढ़िया। मैं यहां पर आपको कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे आप लिखेंगे, पहले एक बार में सारे के सारे गुण लिख लीजिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। सबसे पहले लिखेंगे, धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती हैं, जबकि जबकि अधातुएं नहीं, जबकि अधातुएं नहीं नहीं होती है, जबकि अधातुएं नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। दूसरा आपके पास बनेगा, और दूसरा पॉइंट बनेगा, आप लिखेंगे धातुएं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, वर्धनीय होती है, होती है, जबकि जबकि अधातुएं नहीं होती, अधातुएं नहीं होती, नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आप बनाकर लिखेंगे। यहां पर मेरे पास क्या होगा? आप लिखेंगे, धातुओं में, धातुओं में चमक होती है, चमक होती है, जबकि जबकि अधातुओं में नहीं होती है, अधातुओं में नहीं होती है, अधातुओं में नहीं होती है ना। चलिएगा, तन्यता का मतलब क्या है सर? अच्छा, तन्यता का मतलब क्या है सर? तन्यता का मतलब क्या है? मैं बताऊंगा तन्यता का मतलब 2049 में, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग जो है ना, वो घुटनों की ओर आकर्षित ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी तरफ जो है ना, जी का मान तुम्हारे लिए ज्यादा है। जब जी का मान ज्यादा है तो नीचे की ओर खिंचाव ज्यादा है, जब नीचे की ओर खिंचाव ज्यादा है तो बुद्धि जो है नीचे की ओर आकर्षित हो रही है ना। जो मैं पिछले 4-5 क्लासों से आपके सामने लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, तब आप कहाँ रहते हो? कहीं चैटिंग भी करते हो क्या साथ साथ में? किसी को इंप्रेस भी कर रहे हो साथ साथ में? चलो जी, लगे हाथ मास्टर की क्लास भी चलिए, इंप्रेस भी कर देते हैं, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। डाउट वहां पर बताने चाहिए जहां रियल में डाउट हो। ये गधों वाली हरकतें करना छोड़ दो। जो हम पिछले 4 क्लासों में डिस्कशन करते आ रहे हैं, लगातार बोलता आ रहा हूं, अगर उसमें भी डाउट है तब क्या होगा आपका? ठीक है, चलिए ना, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आगे की ओर बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को लेकर हम बात करें, आप लेंगे धातुओं में, धातुओं में सोनोरस का गुण पाया जाता है,
का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में नहीं, जबकि अधातुओं में नहीं, अधातुओं में नहीं पाया जाता। जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। यहां पर हमारे पास अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। आप लिखेंगे धातुएं गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि जबकि अधातुएं नहीं होती हैं, जबकि अधातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुएं नहीं होती हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, ठीक, सबसे बेस्ट पॉइंट आप लिखिएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? ठीक, सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? देखिए, मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैंने आपको कोई धातु गैस अवस्था में बताई है? हाँ या ना मुझे बताइए। कोई धातु क्या मैंने आपको गैस अवस्था में बताई है? आपने जी नहीं बताई। जबकि मैं अधातुओं को लेकर बात करूं तो अधातुओं में हमारे पास ऑक्सीजन एक अधातु है और वो गैस अवस्था में है, तो इसका मतलब अधातुएं गैस अवस्था में होंगी, अधातुएं ठोस अवस्था में होंगी और अधातुएं द्रव अवस्था में होंगी। तीनों अवस्थाएं अधातु में पाई जाती हैं, जबकि धातुओं की दो अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड और ठोस, सॉलिड। क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं पारा, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पारा कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा ये वाला। आप लिखेंगे धातुएं, धातुएं ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड व लिक्विड फॉर्म में होती है, होती है, जबकि 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 अधातुएं, अधातुएं सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड व गैस तीनों में होती है। गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, तीनों अवस्थाओं में होती है। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा नॉर्मल डिस्कशन, किसको लेकर? धातुओं को लेकर, अधातुओं को लेकर, दोनों को लेकर पढ़ा। एक अपवाद लिखिएगा, अपवाद। आप लिखेंगे अपवाद, नोट बनाकर आप लिखेंगे कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एकमात्र, एकमात्र ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक, चमक होती है और वह और यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट व इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। एल मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत लंबा लिखना पड़ता, जगह नहीं देती, इस वजह से लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक का डिस्कशन हुआ हमारे पास किसको लेकर? ये डिस्कशन हुआ हमारे पास अधातुओं को लेकर। पहली चीज तो ये नॉर्मल डिस्कशन है, ये तो बस बेस तैयार किया आपको धातुओं को लेकर। सोनेरस का मतलब होता है ध्वनि, जो ध्वनि उत्पन्न करे, है ना, ध्वनिक लिख लिया ना, ध्वनिक, ये होते हैं ध्वनिक, जो ध्वनि उत्पन्न करे बजाने पर,
इसलिए हम घंटी वगैरह में इनका यूज करते हैं। तो पहले इसे नोट डाउन करिएगा, बताइएगा। ये अधातुओं का एक कैसा डिस्कशन है? ये अधातुओं का एक ऐसा डिस्कशन जो बेस तैयार करेगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी है जस्ट धातुओं के उल्टी। यानी हमने धातु में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, केवल प्रॉपर्टी, रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं, केवल प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो आपकी यहां पर अधातुओं को लेकर कंप्लीट हो गई, साथ के साथ है ना, नॉन मेटल्स को लेकर कंप्लीट हो गई। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या बनता है, पहले इसे नोट डाउन करके बताइएगा, फिर हम पीरियोडिक टेबल में एक बार अधातुओं को देख लेते हैं, है ना, एक बार अधातुओं को देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम अधातुओं को लेकर बात करें तो मैंने आपको कुछ ब्लॉक बताए, एस, पी, डी और एफ, है ना। ये कह रहा है टन टन, सोनेरस का मतलब है टन टन, और एक टन यहां से एक टन यहां से, दोनों तरफ से टन टन हो जाए, ठीक है। चलिएगा नोट करिए। अब पीरियोडिक टेबल को लेकर बात करें, है ना, पीरियोडिक टेबल को लेकर बात करें, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। अच्छा मुझे बताइएगा ये ब्लॉक कौन सा था, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो ब्लॉक था ना, ये था पी ब्लॉक, ये था एस, था एस ब्लॉक, है ना। ये कौन सा था, पी ब्लॉक। ये कौन सा था, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये कौन सा था, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अधातुओं को निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में रखा गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या फिर एस और पी बोथ ब्लॉक। बताइएगा किस ब्लॉक में अधातुओं को रखा गया है, किस ब्लॉक में अधातुओं को रखा गया है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, या फिर एफ ब्लॉक, या फिर एस और पी दोनों ब्लॉक। फटाफट से मुझे इसका आंसर करिएगा। तो आपका एक आंसर होना चाहिए, देखिए मैं एक आपको काउंटिंग कराता हूं अधातुओं की, कौन कौन सी अधातुएं लिखेंगे भी अभी, पहले देखिए काउंटिंग देखिएगा। हाइड्रोजन एक अधातु है जो हमारी किस में रखी गई है, हमारे पास ग्रुप 1 में रखी गई है ना। इसके अलावा हमारे पास कार्बन एक अधातु है, क्या है, कार्बन एक अधातु है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधातुएं हैं, ठीक। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है, ये एक अधातु है। इसको लेकर बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक अधातुएं हैं। ये क्या है, ये भी अधातुएं हैं, ये रही अधातुएं, ठीक है। अच्छा एंस्टेटाइन जो दिख रहा है ये भी अधातु है, लेकिन इस पर विवाद रहता है इसलिए हम लिख नहीं रहे। उसके बाद आपके पास हीलियम है ना, नियोन है, इसके अलावा आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडॉन है, और रेडॉन है। ये सारी की सारी हमारे पास अधातु है। तो आपने एक चीज समझी, सर अगर हम हाइड्रोजन नहीं होता हमारे पास तब तो हम कह देते भैया पी ब्लॉक में है, लेकिन एक हाइड्रोजन ने सारी चीजें बदल दी। क्यों? अगर हम अधातुओं को लेकर बात करें तो हाइड्रोजन हमारा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में है, और हमारे पास बाकी की जितनी अधातु है वो किस में है, वो पी ब्लॉक में है। तो इसका मतलब अधातुएं एस और पी बोथ ब्लॉक में है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। इसके अलावा मैं बात करने लगूं, देखिए आप एक चीज बताइएगा, हाइड्रोजन क्या है, गैसीय फॉर्म में है, तो इसका मतलब अधातु गैस फॉर्म में है। इसके अलावा ना पता हो आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारी की सारी गैस है, अक्रिय गैस जिन्हें कहते हैं, तो इसका मतलब गैस फॉर्म में तो है अधातुएं। सॉलिड फॉर्म को लेकर बात करें तो मुझे बताइए फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं? फास्फोरस जो आप माचिस की तिल्ली पर यूज करते हैं, रेड फास्फोरस, तो इसका मतलब फास्फोरस ठोस कंडीशन में है, तो इसका मतलब अधातुएं ठोस कंडीशन में है। थर्ड आता है हमारे पास, मैं कुछ भी उठा लूं, मुझे एक लेना है ब्रोमीन, Br ब्रोमीन दिख रहा होगा, 35 इसका परमाणु क्रमांक है, ये लिक्विड फॉर्म में, एकमात्र अधातु जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। तो इसका मतलब अधातुएं मतलब अधातु जो है लिक्विड फॉर्म में भी है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, अधातुएं हमारे पास नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड और गैसीय फॉर्म तीनों में होती है। ये भी क्लियर हुआ, आपने कहा ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे ये बताइए अधातुएं जो है नॉन मेटल्स जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है या फिर क्या है, हमें बताइएगा। ग्रुप है पीरियड से, तो अपनी सर ये खड़े वाले ग्रुप हैं। मुझे बताइए अधातुओं को किन किन ग्रुप्स में रखा गया है, अधातुओं को किन किन ग्रुप्स में रखा गया है। तो अगर आपको अधातुओं को ग्रुप लेकर पूछे, देखिए पहला ग्रुप ये है, तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट में अधातुओं को रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। इसके अलावा हम इधर इस तरफ आए तो हमें एक चीज पता चली, क्या हमने ये देखा, ये हमारे पास ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये हमारे पास 15 है, ये वाला 15, ये हमारे पास 16 है, ये 17 है और ये 18 है। ये कौन सा, ये 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 14 ग्रुप में भी है, 15 ग्रुप में भी है, 16 ग्रुप में भी है, 17 में भी है और 18 में भी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा, बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रुप में हमारे पास अधातुएं नहीं है? ग्रुप 1, इसके अलावा ग्रुप 13, ग्रुप 16, 17 या फिर 18,
बताइए किस ग्रुप में हमारे पास अधातुएं नहीं है। क्वेश्चन का तरीका बन सकता है, धातुओं को लेकर नहीं बनेगा, रीजन है धातु 91 है, कितना याद करोगे, लेकिन अधातुओं को लेकर 100% बनेगा क्योंकि 17 हमारे पास अधातु नॉन मेटल्स है, इनको लेकर बन जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये समझा हमारे पास ग्रुप 1 में अधातुएं हैं, इसके अलावा ग्रुप 14 में है, 15, 16, 17 और 18, इन ग्रुप्स में हमारे पास अधातु हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, ग्रुप 1 में कौन सी अधातु है, तो ग्रुप 1 में कौन सी है, हाइड्रोजन। ग्रुप 14 में कौन सी है, कार्बन है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। और ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है इसे एक बार नोट कर लिए, तब आगे का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज क्या होगी हमारे पास, अधातुओं को एस और पी बोथ ब्लॉक में रखा गया है। आप बनाकर लिखेंगे यहां पर मेरे साथ पॉइंट, आप लिखेंगे अधातुओं को, पॉइंट नंबर 1, अधातुओं को एस व पी ब्लॉक्स में रखा गया है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अधातुओं को किन किन हमारे पास किन किन ग्रुप्स में रखा गया है। तो अधातुओं को 1, 14, 15, 16, 17 और 18 इनमें रखा गया। आप लिखेंगे अधातुओं को ग्रुप 1, ग्रुप 1, 14, 15, 17 और 18 में रखा गया है, ठीक है। अच्छा यहां तक चीज क्लियर है। अब यहां पर लिखिएगा ग्रुप 1 में कौन सी धातु है, ग्रुप 1, ग्रुप 1 में कौन सी है, ग्रुप 14 में कौन सी है, ग्रुप 15 में कौन सी है, ग्रुप 16 में कौन सी है, और ग्रुप 17 में कौन सी है, ग्रुप 17 में कौन सी है, और ग्रुप 18 में कौन सी है, 18 में कौन सी, फटाफट से बताइए। देखिए इन ग्रुप्स के लेकर बात करें, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है कि ग्रुप 16 में निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है, या फिर कौन कौन से अधातुओं को रखा गया है, कितनी अधातुओं को रखा गया काउंटिंग में। अगर हम बात करें ग्रुप 1 को लेकर, तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में, ठीक है। अच्छा यानी ग्रुप 1 में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट मत लिखिए, एक अधातु है ग्रुप 1 में, केवल एक अधातु, ठीक है। उसके बाद आए हम ग्रुप किस पर, हम आए उसके बाद ग्रुप 14 पर, केवल एक है जिसका नाम है कार्बन। 16 रह गया, 16 को देख लेंगे, है तो सही 16। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 14 में है कार्बन है, इसका मतलब इसमें हमारे पास एक अधातु है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 14, कौन सा है 14 में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। कौन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसने कहा मतलब इसमें दो अधातु है, कितनी है, दो अधातु है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट गए तो हमारे पास आया ग्रुप 15, हो गया ना ग्रुप 15। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है। आप लिखेंगे इसमें कौन कौन सी, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को लेकर हम बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, चलिएगा इसे लिखिएगा। इसमें कौन सा रह गया, क्या बोल रहे हो, अच्छा 16 भी लिख लेना है, 16। इसमें कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है।
अब मैं ग्रुप 18 को लेकर बात करूं। ग्रुप 18 ये था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, तो एक बार लिखिएगा, हीलियम, हीलियम, नियोन, नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जीनोन और रेडॉन। और कौन सी और है? रेडॉन। ये हमारे पास ग्रुप 18 की है। ये कौन से ग्रुप 18 की है? तो इसमें हमारे पास कितनी है? इसमें हमारे 3 अधातु हैं, 3 अधातु। इसमें कितनी है? इसमें हमारे पास 4 अधातु, 4 अधातु हैं। ठीक, इसमें कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 अधातु, 6 अधातु हैं। ठीक है, अच्छा, टोटल अधातु कितनी हुई? टोटल अधातु कितनी हुई? तो 1 2 और 2 4, 3 7, 7 और 4 11, और 11 और 6 17। आप लिखेंगे हमारे पास, हमारे पास टोटल कुल 17 अधातु हैं, 17 अधातु हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें? अब क्वेश्चन के तरीके समझिएगा। क्वेश्चन के तरीके ये बनते हैं मेरे भाई कि आपसे पूछेगा ग्रुप 1 में कितनी अधातु हैं काउंटिंग में और कौन सी है। ग्रुप 14 में कितनी अधातुएं हैं और काउंटिंग में कौन सी, नाम बताइए। ग्रुप 15 में कितनी अधातु हैं काउंटिंग में और उनके नाम पता होने चाहिए। ग्रुप 16 में कौन कौन सी अधातुएं हैं और कितनी है उनके नाम पता होने चाहिए। सेम आपको ये प्रोसेस याद रखना है, सेम प्रोसेस याद रखना है। केवल आपसे देखिए यहां पर एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, ये वाला ब्रोमीन दिख रहा है कि नहीं? आप मुझे बताएंगे हाँ या ना। आपके यहां दिख रहा है, आप लिखिए एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु जो लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, कौन सी है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। अब मुझे बताइएगा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, हटा दीजिए इसे, मैंने हटा दिया। अब मुझे बताइएगा ब्रोमीन जो कि एकमात्र ऐसी अधातु है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में आती है? बताइएगा। क्वेश्चन हमेशा ये नहीं बनते हैं कि ये भैया ब्रोमीन कौन सी अधातु है, हाय हल्ला काट रखा पेपर में ना। क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी बदल सकता है, तो चीजों के लिए हर तरीके से तैयार रहा करो। अब मुझे बताइएगा कौन सी, किस ग्रुप में थी वो, किस ग्रुप में थी वो। जब हम एक एक को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे ना अभी अधातुओं को लेकर, तब आपको पता चलेगा, हर एक का आपको ग्रुप याद रखना पड़ेगा, किस ग्रुप का है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टी देकर आपसे पूछ सकता है कि किस ग्रुप का होगा। तो मुझे बताइए किस ग्रुप में वो पड़ता है, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। किस ग्रुप का एलिमेंट था, फटाफट से मुझे बताइएगा। चलिएगा, तो हमें पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल को छोड़ी, जो मैंने आपको लिखवाया वो है ग्रुप 17। ग्रुप 17 का क्या है? एलिमेंट है जिसका नाम है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मुझे आप क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा ग्रेफाइट जो कि एक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, जिसमें चमक होती है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप का एलिमेंट है, या फिर उसे किस ग्रुप में रखा जाना पॉसिबल है, उसे किस ग्रुप में रखा जाना पॉसिबल है? बताइए, उसे किस ग्रुप में रखा जाना पॉसिबल है? ग्रेफाइट नहीं मेरे भाई, विष्णु कभी चेंज नहीं होगा। ग्रेफाइट जो कि चमक होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, उसे किस ग्रुप में रखा जाना पॉसिबल है, किस ग्रुप में रखा जा सकता है? बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर आया है प्रीति का, सुनील का गलत है, हो सकता है प्रीवियस आंसर दे रहे हूं। अतुल का ठीक है, अरमान का ठीक है, चलिएगा, बाकी लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। क्यों? मैंने आपको बताया जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एक फोटोकॉपी है। जब कार्बन की फोटोकॉपी है तो पॉसिबिलिटी किस ग्रुप में रखे जाने की है? ग्रुप 14 में। समझे आप चीजों को? हाँ, तो आप एक चीज समझेंगे कि हमारे पास उसे रखे जाने की पॉसिबिलिटी किसमें है, वो है हमारे पास ग्रुप 14। कौन सा? ग्रुप 14 है, इसमें से पॉसिबिलिटी रखा जा सकता है।
ठीक है, चलिएगा यहां तक की चीजों को लेकर बताइए जो आज हमने क्वेश्चंस लगाए और अधातुओं को थोड़ा जाना आज हमने। अब हम एक एक अधातु को लेकर बात करेंगे। कल हम सबसे पहले हाइड्रोजन और उसके बाद कार्बन को उठा रहे होंगे और इसी क्रम में हम अधातुओं को उठाते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली है, अब एक एक अधातु को उठाकर उसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, इन सभी को हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो कल की क्लास में हम मिलते हैं और मुझे बताइएगा आपको चीजें जो है सटीकता के साथ दिमाग में बैठ रही होंगी और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं बराबर रिवीजन मेरे साथ करते हुए चलिएगा। यानी जब भी आप नेक्स्ट क्लास में हो 1 घंटे पहले तैयार हो जाया करो क्लास के, और जो पढ़ाया गया है उसे 1 घंटे पहले रिवाइज करके मेरी क्लास में आ जाया करो। आपको एग्जाम में ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी तो उसमें हम आपके साथ मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, जो अब तक हुआ उसका रिवीजन करिएगा प्रॉपर तरीके से, और जिस तरीके से मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाता जा रहा हूं उसी सिस्टमेटिक तरीके से अपनी नोट डाउन करते हुए चलेंगे नोटबुक में और चीजों को याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है। चलिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और रिवीजन